हेलो हेलो हेलो, बस भाई। अब लास्ट इसको लगा लो। अब बैठो नीचे। अब बैठ जाओ। मैंने कहा ना, जिंदगी के अंदर सुनो मेरी बात। ए, एक मिनट सुनो, एक मिनट। हो गया? कोई दिक्कत नहीं, रख लो नीचे, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। देखो, सेलिब्रेशन के फेवर में हमेशा रहता हूं मैं, ठीक है। और मैं तो इतना भी कहता हूं कि छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करो। पर पूरी बात सुनो ना। पर मैं ये भी कहता हूं कि सेलिब्रेशन तब होना चाहिए जब छोटे छोटे टारगेट भी अचीव करो। समझ रहे हो? सेलिब्रेशन आपको इंटरनल मोटिवेशन देता है पर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो टारगेट को पहले क्या करना है, हमें अचीव करना है। जब टारगेट अपना अचीव कर लेंगे, नो डाउट सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आज का टारगेट आपके 2 ग्लैंड्स हैं, वो हम कवर करेंगे अच्छे से, देन अगेन सेलिब्रेट करेंगे। आगे का टारगेट आपका छोटे छोटे टेस्ट है, आप टेस्ट दोगे, देन टेस्ट के बाद फिर सेलिब्रेट करेंगे, क्लियर है। और फाइनल नीट में सिलेक्शन के बाद अगेन मेगा सेलिब्रेशन करेंगे, क्लियर है। तो इसलिए सेलिब्रेशन के फेवर में हमेशा हूं बेटा, पीछे, ठीक है। तो सेलिब्रेट करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट टारगेट अचीव करने के बाद, क्लियर है बिल्कुल। तो एकदम साइलेंट हो जाओ। आज का टारगेट अचीव करते हैं पूरी, मतलब पूरी फुल इंटेंशन के साथ, ठीक है। और फुल इंटेंशन के साथ क्या करते हैं फिर? सेलिब्रेट। समझ रहे हो? तो करते हैं स्टार्ट बेटा। पीछे इधर आ जाओ। तो बेटा आज हमने 2 ग्लैंड टारगेट रखे हैं, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, एड्रिनल और पैनक्रियास। एड्रिनल और पैनक्रियास। चलो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट जैसे आप रहते हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। आ जाओ, आ जाओ, तेजी से। क्योंकि देखो, सेलिब्रेशन ठीक है, पर मुझे तो दिल से बताओ ना। जैसे मैं सुन रहे हो मेरी बात? हम लोग डेज बनाते हैं, टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर डे, फ्रेंडशिप डे। क्या सेलिब्रेशन या वो खुशी? हाँ, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कौन सा बचा? हाँ, वैलेंटाइन डे भी कह देता हूं मैं, ठीक है, वैलेंटाइन डे, ठीक है। और कोई डे बचा? हाँ। अब सुन लो। अब मेरी बात सुनोगे तो मैं बात करूं पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। अगर समझदार होगे तो सुनोगे, नहीं तो नहीं सुनोगे। पीछे एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर जरा भी फीलिंग रखते होगे तो सुनोगे, नहीं तो फिर तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं दिल से बोलता रहा हूं कि हम लोग जैसे बहुत सारे डे बनाते हैं, ठीक है, ढेर सारे डे। ये डे कंसेप्ट कब आया पता है? एक्चुअल में डे इसलिए आया क्योंकि पूरी साल हम उन चीजों को निग्लेक्ट करते हैं। तो एक दिन बनाते हैं जिसमें हम पूरी साल की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर इंडियंस के अंदर ये ट्रेंड नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर हम पूरी साल उस चीज को, मतलब जैसे फादर्स डे है तो फादर का रिस्पेक्ट हम पूरी साल करते थे, हमेशा ही करते थे, वो दिल में बसते थे। मदर्स डे है, हमेशा ही करते थे क्योंकि वो जननी है, ठीक है। टीचर्स, गुरुजन, गुरुजन ऐसा नहीं है पढ़ा रहे हैं तो ही गुरुजन है। मुझे पता है जो मेरे पुराने टीचर जब बचपन में छोटा था कहीं से निकल भी जाए, अपने आप मेरी गर्दन नीचे हो जाती है, अपने आप रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? वो पुराने टीचर जब मैं छोटा था, मैं मतलब उनकी एक एक बात मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे भगवान बता रहा है। वो जो छोटी छोटी बातें मुझे अभी भी याद है अपने टीचर्स की, ठीक है। मुझे एक बार याद भी है जब एक मतलब एक केस था जहां थोड़ा सा मतलब किसी ने मतलब मुझे मतलब नहीं, लड़ाई हो जाती है वो वाली, ठीक है। तो किसी ने बहुत ज्यादा मतलब मेरे ऊपर एकदम प्रेशर डाला तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। तो मेरे टीचर ने बस एक ही बात बोली कि बेटा, 2 टाइप के प्लांट होते हैं, पेड़। मैंने कहा हाँ। कौन सा पेड़ झुकता है और कौन सा अकड़ा रहता है? तो मैंने कहा जिस पर फल लगते हैं सर वो झुकता है। तो अब तू डिसाइड कर तुझे कौन सा पेड़ बनना है, ठीक है। तो तुरंत ही मेरे अंदर का गुस्सा सारा खत्म हो गया, मैं एकदम नॉर्मल हो गया। आप समझ रहे हो ना? तो डिसाइड आपको करना है कि आपको झुकना है या, समझ रहे हो, कैसा रहना है। तो ये सब ये मोटिवेशन कहां से मिलता है? अपने टीचर से मिलता है, ठीक है। टीचर्स वही नहीं होते जो आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आपके पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है। टीचर्स का मतलब जहां से आपने कोई चीज सीखी है वो सारे टीचर्स हैं। समझ रहे हो ना? तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा कोई एक दिन ही नहीं है हमारे लिए कि आज है तो आज हम भाई रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कल से भाई ठर्रा वही कॉमन हो जाएगा। टीचर कोई भी हो, अगर वाकई में आप जिससे सीख रहे हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है,
बचपन का टीचर हो, मदर फादर हो, या अपना भाई हो, या दोस्त भी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, या किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो। अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वेव्स एनर्जी आपके साथ रहते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये हमेशा गुरुजन टीचर जो भी मिले, अपनी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग रखो, ठीक है। कोई एक दिन नहीं है कि एक दिन है तो रिस्पेक्ट करेंगे, देन अगेन फिर नॉर्मल। मेरी बात समझ रहे हो? चाहे वो टीचर्स डे हो, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे वो मदर्स डे हो, चाहे वो, समझ रहे हो तुम जो भी डे कहना चाह रहे हो, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, वैलेंटाइन डे, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब वैलेंटाइन डे को भी लोग पता नहीं किस निगाह से देखते हैं, ठीक है। वैलेंटाइन डे आप किसी के संग भी, भाई प्यार तो आप मदर से भी करते हो ना, प्यार तो आप अपने दोस्त से भी करते हो ना, प्यार भाई से भी करते हो ना, तो ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। आपकी फीलिंग क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है हर चीज के पीछे, ये डिसाइड करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है तो आपके अराउंड पॉजिटिव ऑरा हमेशा रहेगा, और आप पॉजिटिव रहोगे। और ध्यान रखना, कभी कभी हम अपने मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं, मंजिल सामने होती है और हम छू के, मतलब टच करने वाले थे पर रुक जाते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चों के संग हुआ, बहुत सारे बच्चों के संग हुआ, जिनके मतलब 1 नंबर से रुक गई, 2 नंबर से रुक गई, मैं खुद ही कष्ट होता है मुझे। इसलिए मैं कहता हूं जब ऐसी स्थिति आती है तब आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ काम आती है। जब रुक रहे होते हो अपने कर्म की वजह से, तो पॉजिटिव एनर्जी पुश करके आपको वहां पहुंचा देती है। इसलिए मैं कहता हूं अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद एक एनर्जी है, इट इज अ सुपर एनर्जी। मैं नहीं बोलता, ये फिजिक्स ने प्रूव किया है। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं हमेशा, मैं कोई भी ऐसी बात, सुनी हुई बात आपसे नहीं करूंगा जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं। फिजिक्स से साइंस है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूं, जो साइंस समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उसको मानूंगा ही नहीं, ठीक है। फिजिक्स खुद कहती है कि पहले तो हमेशा जब भी आप किसी को विश करते हो, पैर छूते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी लेवल क्या है, तभी आपको ये करना चाहिए। एनर्जी लेवल उसका अच्छा है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। और बताया भी था मैंने, जब कोई पैर छूता है तो तरीका क्या है, हाथ पैर पर होने चाहिए, उसका हाथ आपके सिर पर होना चाहिए, एक सर्किट प्रॉपर बनना चाहिए, तब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो एनर्जी क्या होती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। हमारी हथेलियां और पैर के सोल दो जगह ऐसी होती हैं जहां एनर्जी, जहां से मैक्सिमम ट्रांसफर होती है। तभी तो भाई, पैर तो यूज करते नहीं है लोग, आशीर्वाद में क्या यूज करते हैं, हाथ यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा भी आपके दिल से एक पॉजिटिव वेव्स निकलनी चाहिए। नहीं आया क्या? मतलब एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो एक्चुअल में सुपर एनर्जी है, ठीक है। वो नंबर 1 तो मैं बताऊंगा, पेरेंट्स के अलावा और तो कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता, जो सुपर एनर्जी वहां से निकलती है। गुरुजन आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, पर हो सकता है वो कहीं बिजी हो तो रिफ्लेक्शन ना हो पाए, पर कभी कभी रिफ्लेक्शन हो जाता है। पर पेरेंट्स कहीं पर भी हो, वो मतलब एक पॉजिटिव वेव्स आती ही आती है, ठीक है। तो बस मैं ये कहूंगा, कोई भी दिन एक दिन के लिए नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो? बस हाँ, उस दिन से मोटिवेशन मिलता है आगे के दिनों को बेटर करने के लिए, समझ रहे हो? तो इसलिए सेलिब्रेट करो, और सेलिब्रेट करना भी चाहिए, ठीक है। अपनी हर छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करो। ये सेलिब्रेशन आपके अंदर के मोटिवेशन को जगाता है, और ये मोटिवेशन आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। मैं खुद मानता हूं उस चीज को, ठीक है। मैं तो टेस्ट देके आओ, और टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आओ, सेलिब्रेट करो नीचे जाकर के, नहीं आया क्या, बढ़िया से पार्टी करो, कुछ भी करो, फिर अगले टेस्ट में लग जाओ, ठीक है, फिर जीतो, ठीक है, फिर सेलिब्रेट करो। तो सेलिब्रेशन बढ़िया है, पर समझ रहे हो, एटिकेट के साथ, समझ रहे हो ना? तुम सुनो टीचर की, ठीक है, अपने टारगेट पूरा करो, देन अगेन मैं खुद कह रहा हूं, अब यार टारगेट पूरा करते हैं, करेंगे सर। टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टारगेट है, 2 ग्लैंड है मात्र, करना स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल से पहले मैंने पिट्यूटरी करा दी थी, तो मैं एक बार पूछ लूं क्या आपसे? चलो पिट्यूटरी की बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है? अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएंगे तो पिट्यूटरी डॉफिज्म हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएंगे तो एक्रोमेगेली हो जाएगी, और एडल्ट के केस में गाइगेंटिज्म हो जाएगा। इसमें क्लियर था? फिर मैंने बात की थी, अगर, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन करते क्या है, पिट्यूटरी में मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूं जिसको सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, क्लियर है बिल्कुल। साथ में फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट था? ठीक है, साथ में मैंने बताया था ग्लूकोज को के लेवल को बढ़ा देंगे, यानी फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को बढ़ा देंगे, यानी डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लियर था बिल्कुल। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पता है थायराइड को स्टिमुलेट करेंगे, बता दिया कल मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा सारे हार्मोन समझ में आ रहे हैं, बस गोनेड्स ध्यान रखने। गोनेड्स का मतलब है टेस्टिस ओवरी, उनको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोफिन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। मेल की बात करूं तो एलएच लिडिक सेल टेस्टिस में उसको स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन को निकालने के लिए। फीमेल की बात करूं तो यहां पर एलएच, पहले मेल की पूरी बात कर लेता हूं, एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन की अगर बात करें तो एंड्रोजन क्या थे यहां पर,
कौन से थे एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। क्या काम कर रहा था टेस्टोस्टेरोन? स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा था। इसमें कोई डाउट? एकदम क्लियर था। ठीक है, अगर मैं एफएसएच की बात करूं तो मेल के अंदर एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालने के लिए। कौन सा फैक्टर? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालने के लिए। क्लियर है बिल्कुल? तो ये वाली बात क्लियर थी। फीमेल में एफएसएच क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए स्टिमुलेट करता है? डेवलप होने के लिए। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होगा, नो डाउट उनके सेल्स भी डेवलप होंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एफएसएच फीमेल्स में। क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं एलएच की बात करता हूं, ठीक है, एलएच का नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब है जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब है जो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करे, ओव्यूलेशन करा दे, और ओव्यूलेशन होते ही क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम की अगर मैं बात करूं तो जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, एलएच इसको मेंटेन रखता है और साथ में इसको स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन जैसे हार्मोन को निकालने के लिए। क्लियर है बिल्कुल? फिर प्रोलैक्टिन की बात करते हैं। प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन भी है और मेमोट्रोफिक हार्मोन भी है। मेमोट्रोफिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, और लैक्टोट्रोफिक इसलिए बोल रहा हूं जब बच्चे का बर्थ बाहर आ जाता है तो उसमें क्या रोल है इसका? मिल्क का फॉर्मेशन, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन, सो इट इज कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन। यहां तक कोई डाउट था? हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन निकल रहे थे। रिलीजिंग हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के जितने भी हार्मोन है उनके आगे रिलीजिंग लगा दो। जैसे, ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। समझ रहे हो? जैसे, ठीक है, टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, जैसे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और इनके सीक्रेशन को रोका भी जाता है। रोकने के लिए मैंने बताया था, ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए सोमैटोस्टैटिन, और प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए डोपामिन। कोई डाउट? ठीक है, बचे हुए हार्मोन अपने को खुद रोक लेते हैं बाय फीडबैक इनहिबिशन। एकदम क्लियर है बेटा? क्लियर है ना बिल्कुल? कल तू आई नहीं थी, अब कैसे करेगी मुझे नहीं पता। क्लियर है बिल्कुल? एकदम सही, बढ़िया तरीके से सेट है ना? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी यहां पर। अच्छा, पहले पीनियल और बता दूंगा। पीनियल के अंदर बस दो बातें ध्यान रखनी है। मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, लाइट इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है, लाइट बढ़ेगी ये घटेगा, लाइट घटेगी ये बढ़ेगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक यानी 24 आवर की रिदम या डाई यूरिनल साइकिल को कंट्रोल करता है, नॉक्टर्नल साइकिल को कंट्रोल नहीं करता। हमारी साइकिल डाई यूरिनल साइकिल है। ठीक है, हमारी साइकिल को स्लीप वॉक साइकिल भी बोलते हैं, सोने जागने की साइकिल। क्लियर बिल्कुल? इस साइकिल को मेंटेन करने के साथ साथ और क्या करता है? साइकिल को मेंटेन करने से भाई आपके बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, आपका डिफेंस सिस्टम है, मतलब आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये सब कंट्रोल रहेगा तो फीमेल के केस में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप कंट्रोल रहेगी। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही चल रही है तो सब कुछ सही चल रहा है, वो बिगड़ गई तो इंटरनली बीमार बिगड़ जाएगा और बॉडी के अदर ऑर्गन पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर फीमेल स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस कहां आ रहा है? ब्रेन में। ब्रेन में ही कौन है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में ही कौन है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी से निकल रहा है एलएच और एफएसएच, और कहीं ना कहीं एलएच और एफएसएच मिलकर के फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। मींस स्ट्रेस लेने से सीधा इफेक्ट कहां पड़ेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। उस पर इफेक्ट पड़ने से क्या होगा? बॉडी की हेल्थ पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ बेटा बोल, बैठो। कहां भाई? तो क्लास चल रही है ना, क्लास खत्म होने की, उधर क्लास होने के बीच में जो गैप आएगा। ठीक है, हाँ, यहां तक कोई डाउट? आप सही है, मुझे बता दिया करो, है ना? अरे भाई, कैमरा तो तुमने छेड़ दिया है ना उसमें किसी ने। हाँ, अब चलो, कैमरे का तो मुझे आइडिया नहीं है, तुम बस सुन लो, यहाँ फोकस कर लो। अभी अभी रिदम बन रही है ना, टूट जाएगी रिदम, इसलिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो, अब मैं आगे बात करता हूं। बीपीनियल तो समझ में आ गई ना। अब एड्रिनल ग्लैंड, जो तुम्हें मुझे रिवाइज करानी थी अच्छी तरीके से। एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअल में क्या? अच्छा, थाइमस भी है, छोटी सी वो तो। थाइमस की पोजीशन ध्यान रखनी है, क्या होती है? हार्ट के आगे, स्टर्नम के पीछे, यानी वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा और बिहाइंड स्टर्नम बिटवीन लंग्स। ये पोजीशन ध्यान रहेगी। चलो, दूसरा आपको ध्यान रखना है इसके केस के अंदर, भाई एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? सॉरी, एड्रिनल बोल गया। थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करती है? थाइमोसिन, जो एक पेप्टाइडल हार्मोन है। ठीक है, ये करता क्या है भाई? जब तक ये निकल रहा है मतलब आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट है।
क्लियर बिल्कुल। यानी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है कि भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मीट इम्यूनिटी को इंड्यूस करो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। कल रात में मैं कुछ चीजें समझ रहा था ये डेंड्राइटिक सेल के बारे में। तो डेंड्राइटिक सेल मैंने कल थोड़ी और स्टडी की डेंड्राइटिक सेल की, तो मैं कल डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तो डेंड्राइटिक्स और भी चीजें हैं नेचर के अंदर जो डेंड्राइटिक सेल के नंबर को बढ़ाती है, कभी डिस्कस करूंगा तो मैं उसके बारे में, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। मेन चीज आपकी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और डेंड्राइटिक सेल जैसी चीजें बढ़े, तो उसके बढ़ने के लिए इस हार्मोन का निकलना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए थाइमस का परफेक्ट रहना बहुत जरूरी है। ये आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीट इम्यूनिटी को दोनों को इंड्यूस करती है, ध्यान रखो। इंड्यूस करने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड मैच्योरेशन ऑफ सेल को स्टिमुलेट करती है। यहां तक कोई डाउट था। एज बढ़ने के साथ साथ घटती है, इसलिए ओल्ड एज पर्सन का इम्यून सिस्टम यंगर के इम्यून सिस्टम से कमजोर होता है। यहां तक कोई डाउट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। ये थोड़ा भूलने वाली ग्लैंड है तो समझना है आपको। थायराइड की बात करता हूं, बाय लोब्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू स्थमस से ये जुड़ी होती है, ठीक है। बटरफ्लाई कह सकते हो, जो एच शेप भी बोल सकते हो उसका स्ट्रक्चर है। इसकी दो साइड दिखाई थी, वेंट्रल और डोर्सल। अगर वेंट्रल साइड की बात करेंगे तो आपको स्थमस नजर आएगा, पर डोर्सल साइड पर स्थमस नजर नहीं आएगा। इस पर क्वेश्चन आज तक बनानी है, बन सकता है, डोर्सल वेंट्रल। क्लियर बिल्कुल। फिर मैंने आपसे बात की थी इसके बाद कि इसके अंदर एक ग्लैंड और होती है, थायराइड के अंदर पैराथायराइड होती है, ठीक है। और एक आदमी चार होती है, मतलब टू पेयर्स पैराथायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं थायराइड की बात करता हूं। अगर मैं थायराइड की बात करता हूं तो थायराइड को अगर कट करके देखोगे तो अंदर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं। और फॉलिकल के बाहर स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, और फॉलिकल के बाहर पैरा मतलब पेरिफेरी पर, फॉलिकल की पेरिफेरी पर, फॉलिकल की पेरिफेरी पर पैराफॉलिकुलर सेल मिलते हैं, जिनको हम, ठीक है, समझ रहे हो, एक तरीके से कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, जो टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। क्लियर बिल्कुल। टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड का ही हार्मोन है, पैराथायराइड का हार्मोन नहीं है। थायरोकैल्सिटोनिन करता क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। किसको मेंटेन रखता है, कैल्शियम के लेवल को। थायरोकैल्सिटोनिन पीटीएच के साथ मिलकर के कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कैल्शियम को रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर बिल्कुल, समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर मैंने बताया था जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो पीटीएच तो टीसीटी निकलेगा। और ये टीसीटी किस टाइप का काम करता है, हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे कम करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि कैसे भी करके जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको बोन के मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। समझ रहे हो। फिर भी अगर बचता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, मतलब एलिमिनेट करेगा किडनी के थ्रू। ये कौन करेगा, ये बढ़ेगा टीसीटी। समझ रहे हो। अगर फॉलिकल की बात करते हैं, फॉलिकल के अंदर जो थायरोक्सिन है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में। क्लियर बिल्कुल। प्रोटीन कहां बनती है, फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू बनती है। फिर प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। मैं खास अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूं, टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो एक्चुअल में थायरोक्सिन है क्या, इट इज अ आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। कोई डाउट बेटा। तो एक्चुअल में आप आयोडीन इंटेक करते हो, आयोडीन जाती है ब्लड में, घूमती है, सीधे सीधे फॉलिकल्स के पास जाती है। फॉलिकल के अंदर जितने भी टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं थायरोग्लोबुलिन के अंदर, उनका आयोडोनेशन कर देती है। समझ में आया। इस तरीके से सारी की सारी प्रोटीन आयोडोनेटेड टायरोसिन से बनी होती है। कोई डाउट। अब क्या होता है, इंटरनल ही एक आयोडीन बाइंड हो सकता है इनसे, या दो आयोडीन बाइंड हो सकते हैं। समझ रहे हो। और आयोडीन आपस में क्लम्पिंग कर लेते हैं। हो सकता है तीन कॉम्बिनेशन बने, तीन का मतलब तीन आयोडीन के कॉम्बिनेशन, हो सकता है चार आयोडीन के कॉम्बिनेशन बने दो अमाइनो एसिड के बीच में। अगर समझना, अगर एक अमाइनो एसिड से एक आयोडीन बाइंड करता है तो इस अमाइनो एसिड को क्या बोलोगे, मोनो आयोडोनेटेड टायरोसिन। अगर एक अमाइनो एसिड से दो आयोडीन बाइंड करते हैं तो क्या बोलोगे, डाई आयोडोनेटेड टायरोसिन। ठीक है। अब मोनो और डाई अगर जुड़ जाते हैं तो हार्मोन बनता है, या डाई डाई जुड़ जाते हैं तो हार्मोन बनता है। समझना, अगर डाई डाई जुड़ेंगे तो टेट्रा आइडोथायरोनिन बनेगा। अगर डाई और मोनो जुड़ेंगे तो ट्राई आइडोथायरोनिन बनेगा। ये हार्मोन है। इसमें आपसे पूछा जाए एक्चुअल में सही मायने में मैक्सिमम अमाउंट में क्या बन रहा है, आप बोलोगे T4 बन रहा है।
90% तक, 80 से 90% तक T4 बनता है। यही एक्चुअल में थायरोक्सिन है, जो थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर बन रहा है। समझ रहे हो? हाँ, इसकी एक एक्टिव फॉर्म भी होती है, ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन एक्टिव फॉर्म भी है, कम बनती है, ठीक है। तभी जाकर के इस एक्टिव फॉर्म को बनाने के लिए लिवर का यूज किया जाता है। लिवर के अंदर T4 थायरोक्सिन जाता है, जो एक आयोडीन को रिमूव करके एक्चुअल में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर बिल्कुल? तब बनता है ट्राई आइडोथायरोनिन। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म ध्यान रखना। हमेशा मैं आपसे बोलूंगा टेट्रा 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 फॉर्म जो बन रही है, थायरोक्सिन बन रही है, वो एक्टिव फॉर्म में नेचुरली बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में ही बनता है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म ना के बराबर होती है 10% के आसपास। ठीक है, एक्टिव करने के लिए कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करेगा? लीवर। ठीक है, और भी ऑर्गन होते हैं पर मेनली लीवर ही इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। कोई डाउट? ठीक है, अब फिर फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन की बात की थी। थायरोक्सिन क्या काम कर रहा है? बीएमआर बढ़ा रहा है सर। बीएमआर बढ़ाने का मतलब आपके सारे के सारे बॉडी में जो साइकिल्स चल रही है उनके लेवल को बढ़ा देगा। लेवल को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए आरबीसी चाहिए, आरबीसी के लिए एरिथ्रोपोइसिस करने पड़ेगी इसको। कोई डाउट? तो एरिथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करेगा। एनर्जी के लिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, मतलब डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। समझ में आया? नो डाउट इन सबको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी चाहिए, तभी प्रॉपर सब चीजें चल पाएंगी। उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। आई या नहीं आई? तो रट्टा नहीं मार रहे हैं हम एकदम समझ रहे हैं एक्चुअल में है क्या। अगर आप समझ के चीजें समझोगे तो जिंदगी में भूलोगे नहीं, प्रेशर आते हुए भी आप क्वेश्चन सही कर जाओगे। रट के करोगे, जैसे प्रेशर पड़ेगा कचरा। नहीं आया क्या? एकदम सब गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? चलो या लास्ट, अच्छा लास्ट में पैराथायराइड बताई थी मैंने। पैराथायराइड 1 पेयर होती है, हर एक लोग के अंदर एक एक होती है। पैराथायराइड पीटीएच रिलीज करती है। और पीटीएच क्या काम करता है? ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? 2 काम करेगा। ये एक सिग्नल भेजेगा इसके पास ऑस्टियोक्लास्ट, एक सिग्नल भेजेगा जेजी सेल ऑफ किडनी। ऑस्टियोक्लास्ट बोन को ब्रेक करके ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाते हैं, और जेजी सेल गट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। यहां तक बताओ बेटा, कोई डाउट? एकदम क्लियर है? पक्का? अब लास्ट स्टार्ट रिवीजन हो गया ना पूरा का पूरा। मैं चाह रहा हूं कल तक ये चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पर हो पाएगा ऐसा क्या? विद डिसऑर्डर, विद फंक्शन हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि कल टारगेट बहुत छोटा ही टारगेट है कल का। एक तो मैं कराऊंगा गोनेट्स, ठीक है, और क्या बचा कल? गोनेट्स बचा, एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन बचा, ठीक है, जिसमें अदर जो हमारे कह सकते हो जो अनऑर्गेनाइज सेल है उनके बारे में बताऊंगा जो हार्मोन रिलीज करते हैं। बस छोटा सा ही है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कल आपको, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस कराने के साथ साथ मैं रिवीजन करा दूंगा और फिर क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे यही सॉल्व कर दूंगा, यानी कल मैं निकलने से पहले एकदम इस चैप्टर को तुम्हारे दिमाग में मतलब सुनिश्चित करके निकलूंगा कि यार सब कुछ हो गया है। हाँ है ना? चलो आगे चल रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एड्रिनल ग्लैंड। भाई बहुत 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 मतलब एसेंशियल ग्लैंड है, ठीक है। एक नहीं होती, 2 होती हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? किडनी के ऊपर। किडनी कितनी होती है? 2 होती हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितनी होती है? 2। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स अपना अलग काम करता है इमरजेंसी के टाइम पर, मेडुला अपना अलग काम करता है, ठीक है, वो भी इमरजेंसी के टाइम पर। कॉर्टेक्स में भी एक जो मिडिल लेयर होती है वो इमरजेंसी में ज्यादा काम करती है, क्योंकि उसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, जबकि मिडिल वाले लोग को तो हम इमरजेंसी ग्लैंड ही बोलते हैं। समझ रहे हो? एड्रिनल ग्लैंड का मिडिल वाला पार्ट होता है, एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन निकालता है, उसको बोलते ही इमरजेंसी ग्लैंड है। क्लियर है बिल्कुल? तो मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा पहले क्या है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है? बेसिक आपको पता है कि अवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द kidney, each kidney. The gland is composed of 2 types of tissue, 2 types of tissue, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू है जो अंदर सेंटर में है, उसको क्या बोलेंगे? मेडुला। और जो बाहर वाले होंगे उसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। पोजीशन आप पता ही है, किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है, डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, किडनी के ऊपर होती है, सेंटर में मेडुला होता है, सेंटर में मेडुला होता है, बाहर कॉर्टेक्स होती है। सेंटर में मेडुला होगा, कॉर्टेक्स बाहर होगी। अब मैं इसको डिटेल में लेके चल रहा हूं। अब मैं पूरी किडनी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड की बात करूंगा। ट्रिक से मैं याद ही
करा देता हूं। ये तुम सब लोगों ने लिखा है क्या? बहुत सही। अब ये तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सुधांशु सर, मैं सबका पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। अच्छा नीचे भी हैं, एक ही है, बहुत सही। चलो अभी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, सारे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि तो हर टीचर तुम्हारे संग पूरा एफर्ट मार रहा है, हर टीचर, ठीक है। और हर टीचर से तुम्हारी फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। और जब दिल से दिल के तार जुड़ते हैं ना, तो करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है, यानी ज्ञान, समझ रहे हो, जो है तेजी से फ्लो करता है। तार नहीं जोड़ रहे हैं ना, तो उतना आसान नहीं है इधर से उधर चीजें ट्रांसफर हो पाना, समझ रहे हो। और ये चीजें कहीं ना कहीं टीचर को भी मोटिवेट करती हैं, आग लगाती हैं टीचर के अंदर। तो अपने जो भी टीचर्स हो, ठीक है, धीरे धीरे उनके संग जुड़े रहो ऐसे ही, ठीक है। तो वो अपना और अपना 100% देंगे, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। बस मैं तो यही चाहता हूं तुम्हारा और तुम्हारे टीचर्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा हो, ठीक है। मतलब इंटरनल भी प्यारा हो, समझ रहे हो ना। जिसके अंदर कोई सेकंड थॉट ना आए, दिमाग में कोई कचरा ना आए, ना तुम्हारे दिमाग में टीचर के लिए, ना टीचर के दिमाग में तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। उसके दिमाग में इतना हो गया मेरे बच्चे निकल जाएं, तुम्हारे दिमाग में इतना कि मुझे टीचर को हर हालत में फॉलो करना है, ठीक है। बस ये चीज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आ जाओ। तो अब ये ग्लैंड एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, ऐसा कुछ बना है ना, वही डायग्राम में उठा लिया, कोई अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यही समझ लो क्या बताना चाह रहा है ये, ठीक है। ये बताना चाह रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो इस समय जितने भी टीचर है ना, सुधांशु सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बीएन राय सर अपना जान लगाए हुए हैं, ठीक है, मतलब पूरा 100% दे रहे हैं वो अपना, समझ रहे हो। सुभाष सर तुम्हें पढ़ाते हैं क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सुभाष सर अपने जहां पढ़ा रहे हैं अपना पूरी मतलब अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है। क्रेजी सर, मतलब क्रेजी सर को जानते हो क्या? फिजिक्स वही पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ किशोर, क्रेजी सर मतलब किशोर, किशोर सर मतलब उनको क्रेजी सर के नाम से बड़ा फेमस है। किशोर सर को ही क्रेजी सर बोलते हैं, ठीक है। हाँ समझ, हाँ वो मतलब उनका नाम ही है फेमस ही बच्चों में इसी में, ठीक है। जैसे बच्चा कई हद तक मेरा नाम नहीं अब तो जानते हैं, पहले बच्चे मनीष नाम नहीं जानते थे, मनीष दुबे, बच्चे जानते थे एमडी सर। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर टीचर अपना बहुत 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 मेहनत कर रहा है यार, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मिलता हूँ टीचर सबसे बातें करता हूँ तुम्हारे बारे में, पूछता हूँ मैं। तो जो टीचर बताते हैं ना कि मार्क्स सर इसके इतने, सर इसके इतने, ये टॉप कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो यही तो चाहिए, यही तो चाहिए कि टीचर अंदर से एकदम मतलब मोटिवेटेड रहे। टीचर आप जब आपके पास आए ना, आपके सामने आए, तो आप उसको लगे कि मैं अपनी जान निकाल के रख दूं। वो किस पे डिपेंड करेगा? तुम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम्हारे क्लास में एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि टीचर अपना कितना दे पाता है तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं हर टीचर का रिस्पेक्ट करो, हर टीचर का रिस्पेक्ट करो। एक ऐसा टीचर है नॉर्मल टीचर भी तुम्हें कहीं मिल जाए जिसने तुम्हें थोड़ा बहुत कहीं पढ़ाया हो, रिस्पेक्ट ही करो। ऐसा नहीं भाई आप तुझसे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसे मतलब नहीं, ठीक है, अब तो फलानी जगह से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टीचर जब भी आप टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है ना, कोई भी जो अच्छा टीचर होगा वो अपने पॉजिटिव वेव के साथ ही पढ़ाएगा। कहीं उसके दिमाग में ये नहीं होगा जैसे ना मुझसे उस दिन बोला था इसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा कोई बोल सकता है? दिल से आएगा कि टॉप मारे, ये एम्स फोड़े, ये ऐसे तो निकलेगा, ठीक है। तो मतलब अंदर से फीलिंग और उसी इंटेंशन से वो पढ़ाएगा। तो ये एक यार बहुत प्यारा रिलेशनशिप है जो कुछ गंदे लोग उसको बर्बाद भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत गंदे लोग भी इस सिस्टम में आ गए हैं, बच्चों की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी, जो इस रिलेशनशिप को मतलब धब्बा लगा रहे हैं, दाग लगा रहे हैं। बस बस वही एक थोड़ा सा इरिटेशन है, और तो सब ठीक है, पर वो कलयुग है, क्या करें। अब समझना, ये पोजीशन समझ में आ गई। अब मैं देखो यहां इसी में मेंशन कर दूंगा सारी बातें, कॉर्टेक्स की भी चीजें, मेडुला की भी चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। जैसे जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है, सोचने की जरूरत है, मीजोडर्मल। पर कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये भी तो एक ऑर्गन ही तो है, एक तरीके से ग्लैंड है। अब इसमें दो पार्ट है, बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेडुला। अब कॉर्टेक्स बाहर है तो एक्चुअल में इसका ओरिजिन क्या होना चाहिए, एक्टोडर्मल, पर उल्टा है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल। चलो मान लो ऑर्गन है मीजोडर्मल है, पर अंदर क्या है, मेडुला, और इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उल्टा है, इसी पे क्वेश्चन आएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं तो कॉर्टेक्स इन्होंने यहां दे रखा है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स,
और यहां दे रखा है इन्होंने मेडुला, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला नहीं दिख रहा? हाँ बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अरे ये क्या हो गया? अरे भाई, यार किसी को बुलाओ, 1 मिनट, जो सेट करते हैं ना ये। हाँ 1 मिनट बुलाओ। कोई बैल वगैरह है यहाँ पे क्या? बैल है बैल? ये 1 मिनट किसी को बुलाओ, इस कैमरा ही सेट खराब हो गया, सेटिंग सारी। वापस आ जाओ, तब तक इधर आ जाओ, ठीक है। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो कॉर्टेक्स का ओरिजिन क्या होगा, जरा बताओ? उल्टा, मीजो डर्मल। और अंदर क्या है? मेडुला। मेडुला का ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन क्या होगा? एक्टो डर्मल। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूं, अरे यार ओ लिख दिया है, कोई नहीं। ठीक है, अगर मैं, अरे जो सही तो लिखा था, ओरिजिन लिखना था यहां पर यार। अच्छा चलो, हाँ। अगर हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका नेचर बताओ भाई। ध्यान है ना, ऑल हार्मोन आर स्टेरॉइड इन नेचर। ध्यान है ना, बॉडी के अंदर स्टेरॉइड नेचर के 2 ही हार्मोन होते हैं। सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के हो सकते हैं, या एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, बस। और बाद बाकी के सारे प्रोटीन पेप्टाइड नेचर के होंगे। सिर्फ 2 ही स्टेरॉइड होते हैं, या तो सेक्स हार्मोन होंगे या एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होंगे। जितने भी हार्मोन कराऊंगा ऑल आर स्टेरॉइड, कोई सोचने रटने की जरूरत ही नहीं है। अरे प्रोटीन और पेप्टाइड तो एक ही चीज है, पर पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर हम स्ट्रक्चर चले गए। प्रोटीन का मतलब हो गया सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर बन रहे हैं प्रॉपर। और हाँ बायोमोलिक्यूल पर आ गया। अमाइनो एसिड का मतलब है सिर्फ अमाइनो एसिड नेचर का है, समझ रहे हो? हाँ। तो ओरिजिन क्या होगा? मेसोडर्मल। हाँ आगे ये देखो यार, कुछ कैमरा को मुझे लगता है किसी बच्चे से हिल गया वहां पर। चलो बताओ, इधर आ जाओ। जबकि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन की बात करता हूं तो उनका नेचर क्या होगा, जरा बताओ? ऑल मेडुलरी हार्मोन आर पेप्टाइड इन नेचर। पेप्टाइड्स इन नेचर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, जितने भी हार्मोन होते हैं मेडुला के, मेडुलरी हार्मोन, इनको हम एक नाम से जानते हैं। इनको इमरजेंसी हार्मोन बोल सकते हो, इनको डबल एफ हार्मोन बोल सकते हो, इनको कैटाकोलामाइन बोल सकते हो। ठीक है, कैटाकोलामाइन समझते हो? बताओ क्या? आ जाओ, ठीक है, अभी बताएंगे। ठीक है, इनको आप डबल एफ हार्मोन बोल सकते हो। और ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, डबल एफ। पुरानी एनसीईआरटी में ट्रिपल एफ लिखा था, अब नई एनसीईआरटी ने डबल एफ कर दिया, एक इमरजेंसी कंडीशन कम कर दिया। ठीक है, हाँ सही, अब ठीक है। कैटाकोलामाइंस अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है कैटाकोलामाइंस। इमरजेंसी क्योंकि इमरजेंसी में निकलते हैं। डबल एफ का मतलब है फाइट एंड फ्लाइट, नहीं आया क्या? फाइट और फ्लाइट,
मतलब दोनों इमरजेंसी कंडीशन है, समझ रहे हो। तो जब भी फाइट एंड फ्लाइट होगी तो क्या होगा, इमरजेंसी हार्मोन निकलेंगे। इनके फंक्शन बच्चा रटता है, कुछ नहीं रटने की जरूरत है। क्या करना है, हाँ मुझे देखिए मैं डराता हूं। बस ये सोचो कि तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, शेर। रात का टाइम है, रात का टाइम है, जंगल है और पीछे शेर है। नहीं आया क्या, सुनो। अब आप क्या करोगे, उस समय आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। नहीं आया क्या, दौड़ लगानी है भाई। तो अलर्टनेस, रात का टाइम है, अलर्टनेस, अलर्ट होके दौड़ोगे, ऐसे दौड़ोगे बस पागलों की तरह, अलर्ट होके दौड़ोगे, कहां से निकलना है। उस समय आपका पीपुलरी डायलेशन बढ़ जाएगा, आंखें फाड़ फाड़ के भगोगे। नहीं आया, कहते हैं पीपुलरी डायलेशन बढ़ जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। हाथ के रोम होते हैं एकदम खड़े हो जाएंगे, इसको पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, नहीं कोई डर लगता है तब रोम एकदम एकदम इलेक्शन हो जाते हैं, पाइलो इरेक्शन, समझ में आया। पाइलो इरेक्शन हो जाएगा आपका। आप समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। पीपुलरी डायलेशन होगा, अलर्टनेस बढ़ेगी, पाइलो इरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, पसीना स्वेटिंग बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। दौड़ लगा रहे होगे तो दौड़ लगाने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आएगी, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा। नहीं आया क्या, तो उस समय जो चेंज चेंज यही चेंज होंगे। तो कोई चेंज रटने वाली तुम्हें लग रही है, रटना है इसको, बताओ। बस क्या करना है, रात में शेर को अपने पीछे दौड़ा देना है। नहीं आया क्या, हाँ बस, और कुछ नहीं करना। हाँ रात में यार, ठीक है, समझ रहे हो। दिन में तो एक बार को तुम कहीं खंबे पे चढ़ जाओगे, कहीं चढ़ जाओगे, रात में दिखेगा नहीं, तुम्हें आंखें फाड़नी पड़ेगी, पीपुलरी डायलेशन करना पड़ेगा। दिन में पीपुलरी डायलेशन नहीं होगा, समझ में आ गया। तो क्या, वो अलर्टनेस हो गई ना, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर रहा हूं। अब यहां ध्यान रखना है, दो हार्मोन निकलते हैं। कौन से इमरजेंसी हार्मोन कितने होते हैं, दो। या तो एड्रेनलिन हो सकता है, दूसरा नॉर एड्रेनलिन। इसी को आप एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हो, ठीक है। पर एड्रिनल से निकाल रहा हूं तो मैं एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ही बोलूंगा अभी इसको। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। हर पल को जियो भाई, पता नहीं अगला पल क्या हो, ठीक है। और जीने का मतलब है खुश रहो, और समझ रहे हो, अपने टारगेट के लिए अपना 100% दो, बस। बस फिर टेंशन मत लो, टारगेट अचीव ना हो तो टेंशन मत लो। क्या सोचो, शायद हम किसी और काम के लिए बने हैं, ठीक है, कुछ बड़े काम के लिए बने हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव। तो भाई एड्रेनलिन थोड़ा ज्यादा निकलता है, लगभग मान लो 80% के आसपास, कंपेरेटिव नॉर एड्रेनलिन। आप कहोगे सर इन दोनों में कोई अंतर होता है, नो। समझ रहे हो, स्ट्रक्चर में अंतर होता है पर रिसेप्टर दोनों के एक ही होते हैं, समझ रहे हो। उन रिसेप्टर से ये भी बाइंड कर सकता है, ये भी बाइंड कर सकता है, यानी दोनों के फंक्शन एक ही हैं, पर रिसेप्टर अलग अलग होते, मतलब ऐसे समझो। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन अलग अलग है, मैं ये बोल गया, इनकी पोजीशन अलग अलग है। कहीं पर एड्रेनलिन बाइंड करेगा पर काम वही करेगा जहां नॉर एड्रेनलिन बाइंड नहीं कर सकता, पर कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पर एड्रेनलिन बाइंड नहीं कर सकता और नॉर एड्रेनलिन बाइंड करेगा, बहुत कम जगह पर है, ठीक है। पर काम दोनों के सॉरी, काम दोनों के एक ही हैं, जैसे मोटू पतलू, सही है बिल्कुल, सही एग्जांपल दिया। इंक्रीज अलर्टनेस, नहीं है पानी, इंक्रीज अलर्टनेस। नंबर 2, इंक्रीज
pupillary dilation, increase piloerection, increase sweating, एक साथ लिख दिए तो थोड़ी जगह कम है, ठीक है। इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बो। अरे यार ये बच्चे लगता है पढ़ नहीं रहे हैं? बहुत अच्छे हो, अभी जाता हूं वो भी अच्छे बनेंगे, ठीक है। मैंने कहा था ना, देखो चीजें सारी हैं। जैसे एक, मैं बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा क्या कहता है, 1 घंटे पढ़ता है और फिर टेस्ट देने जाता है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं और उसी जैसे पिक्चर देखने जाता है। समझना मेरी बात। दूसरा बच्चा था, उसने क्या किया, बहुत ढंग से पढ़ाई नहीं की, ठीक है, बस किताब खोल के बैठा रहता है, अपने को बेवकूफ बनाता है और दिन भर बैठा रहता है। समझ रहे ना मेरी बात। फिर दूसरा पिक्चर देखने जा रहा था, तो चलेगा पिक्चर देखने, नहीं यार पढ़ना है मुझे, ठीक है, या बहुत अच्छी पिक्चर आई है देख ले, बाहुबली पार्ट 2, अरे यार बहुत बढ़िया है, वो कैसे मारा कटप्पा ने बाहुबली को, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं यार पढ़ना है यार, ठीक है। तो वो तो चला गया। अब वो बैठा हुआ था सुबह से, ना मार्क्स आ रहे हैं ना भूंदूसा, और फिर वो खोल के फिर बैठ गया। आप सोच रहा है बाहुबली ना तो पट्टा, वो नहीं क्या यार, वो देख के आया होगा, दिमाग उसका वहां लगा हुआ है, ना तो इसने पढ़ाई की, समझ रहे, ना इसने एंजॉय किया, सब कचड़ा किया, नहीं आया क्या, अपने को बेवकूफ बनाने के चक्कर में। उसने क्या किया, 1 घंटे पढ़ाई की, डट के अपना टेस्ट की तैयारी की, फटाक से पिक्चर देख करके आया, हर समय मोटिवेट रहा, समझ रहे हो। टेस्ट दे करके आया, अच्छे मार्क्स आए, फिर पिक्चर देखने गया, समझ रहे हो। ये टेस्ट दे के आया, खराब मार्क्स आए, सर पकड़ के बैठ गया। तो हर पल को एंजॉय करो, पर अपने टारगेट को भी पूरा करो, ठीक है। अब एंजॉय में ही मत रहो, और मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई में ही रहो, अपना टारगेट पूरा कर लो। अभी 2 क्लाइंट पूरी करते हैं, मस्त एंजॉय करो, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब वो कर रहे हैं, उन्हें करने दो, तुम दिमाग उधर मत लगाओ यार वो ऐसा कर रहे हैं, तुम उनसे अच्छा कर रहे हो भाई, तुम दोनों काम कर रहे हो। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहां तक कोई डाउट? क्या बेटा? बीएमआर थायरोक्सिन बढ़ाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट एंड ब्रीथिंग रेट, एटसेट्रा। किडनी क्यों करेगा, किडनी के ऊपर होता है, अलग होता है, किडनी के अंदर से कोई संबंध नहीं है इसका, किडनी के ऊपर बैठा है और हार्मोन रिलीज कर रहा है, और हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो किडनी का क्या रोल है इसका? नहीं, वो बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर तो अपने आप बढ़ जाएगा ना, वो तो भाई हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ऐसा तो पूरी बॉडी पर असर पड़ रहा है, ठीक है। पर मेन मैंने एनसीईआरटी के सारे फंक्शन लिखा दिए हैं, अभी तो मेरा फोकस नीट है, ज्ञान नहीं है, नीट। ये सारे फंक्शन मैंने एनसीईआरटी के कवर कर दिए हैं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फंक्शन तुम्हें याद करने की जरूरत है? यानी ये हार्मोन भी डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, समझ गया ना मेरी बात। हाँ, जहां ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है समझ लो। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एड्रिनल मेड्यूला, उसके हार्मोन तुम्हारे सामने है, क्या फंक्शन है तुम्हारे सामने है। अब मैं बात करूंगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो कर दूं चालू, ये समझने का। कॉर्टेक्स बड़ी है, 3 पीपीटी चाहिए इसके लिए, तो कॉर्टेक्स पे मैं आ रहा हूं, ठीक है। इंक्रीज alertness, increase pupillary dilation, increase pylo erection, increase sweating, increase breakdown of fat, protein, carbohydrate, increase blood glucose level, increase heart and breathing rate. हेलो, हेलो, हाँ हाँ बेटा बोल, जोर से बोल। सेकंड नंबर ये इंक्रीज प्यूपिलरी डायलेशन, आंखों के पीपल का डायलेशन, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, नहीं आया क्या? अरे रोम रोम खड़ा हो जाना, पाइलोरेक्शन। रात में बचपन में कहा हो कि इस पीपल के नीचे भूत है, समझ रहे हो, और तुम एक दिन ऐसा था तुम अकेले थे और उस पीपल के नीचे से निकलना था तुम्हें, अब क्या होगा तुम्हारा?
समझ रहे हो ना, सारे जब तुम निकल रहे हो ना, सारे रोम रोम तुम्हारे एकदम, समझ रहे हो, खड़े हो गए होंगे। अब लगेगा अभी आया पीछे से, अभी टैटुआ पकड़ा उसने, नहीं आया क्या? ऐसा मैं भी फंसा हूं एक बार इसलिए, क्योंकि गांव में एक तालाब था जो दलदल टाइप का था, मतलब पुराना टाइप का तालाब होता है ना। अब बच्चे तालाब की तरफ ना जाएं, कहीं दलदल में चले गए तो गए, पता ही नहीं चलेगा। तो वहां एक पीपल का पेड़ था, तो एक अफवाह फैला दी गई थी, इस पीपल के नीचे भूत है, कोई बच्चा उधर जाना मत। समझ रहे हो, तो कोई जाता ही नहीं था, बच्चा अकेले नहीं जाता था। पर मैं दिल से बोल रहा हूं, तुम शायद नहीं समझोगे, भूत बहुत अच्छा होता है, इंसान से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं सच कह रहा हूं, इंसान से बड़ा दुष्ट दुनिया में कोई नहीं है, ये मान के चलना, ध्यान रखना। राक्षस है इंसान, राक्षस। अब वापस आ जाओ। अरे तुम बाहर कैसे घूम रहे हो? क्या? देखो यार, ये दो बच्चे हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना समझ रहे हो, बलिदान दे रहे हैं, ठीक है। सारा टाइम बर्बाद कर दिया तुम्हारे कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो जिनका टॉपिक निकल गया है आज, थोड़ी सी सपोर्ट कर देना, समझ में आ गया? हाँ, पढ़ा बता देना उसको, ठीक है, हाँ, है ना, क्योंकि वो, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो सब मिलके ही किया होगा तुम लोगों ने, पर बेचारे मेहनत वो कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, आगे आ जाओ। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन दो हार्मोन है, दोनों के फंक्शन एक ही हैं। कहीं जहां नॉर एड्रेनलिन बाइंड नहीं कर पाता, वहां एड्रेनलिन बाइंड करता है, जहां एड्रेनलिन बाइंड नहीं कर पाता, वहां नॉर एड्रेनलिन बाइंड करता है। भाई, कोई तुम में से एक गर्ल्स हो जो आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कोई कर सकता है एकदम खतरनाक? वैसे सबको होना पड़ेगा, सुन लो, जिंदगी जीनी है, समझ रहे हो ना, तो ऐसे सीधेपन से काम नहीं चलेगा। आ जाओ, तुम गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुम लोग चारों बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर ये देख लो, खत्म पूरा करेंगे जो बोला है। एक्चुअल में ये कम बनता है, वो ज्यादा बनता है, इसके रिसेप्टर कम है, उसके रिसेप्टर ज्यादा हैं। फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। सारे हार्मोन रिसेप्टर बेस्ड ही होते हैं, समझ रहे हो, हार्मोन काम ही रिसेप्टर पर करता है। इसके रिसेप्टर कम है, इसके रिसेप्टर ज्यादा हैं, मेन यही है। पर कहीं कहीं ये काम नहीं करता, तो नेचर ने इसको बनाया, इसके भाई को। जैसे कहीं ब्लड नहीं पहुंचता तो वहां लिम्फ पहुंचता है, जहां लिम्फ नहीं पहुंचता वहां इंटरस्टिशियल फ्लूइड पहुंचता है। तीनों ही ब्लड का ही पार्ट है। क्या ना, लिम्फ और ब्लड के बीच बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा पाता मैं, मुझे साइलेंट चाहिए, समझ रहे हो ना, मंडी चल रही हो, तुम कहो पढ़ा लो, मतलब। हाँ, डबल एफ, तुम सो रहे थे, फाइट फ्लाइट, नाम हम कुछ नहीं है, एफ का मतलब है इमरजेंसी, फाइट करते हो, फाइट तो ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, फ्लाइट करते हो तो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। पहले ट्रिपल एफ लिखा हुआ था, फेयर, फेयर फाइट फ्लाइट,
नाम नहीं है, डबल एफ ट्रिपल एफ बोल देते हैं। क्या एपिने, एक ही बात है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, पर न्यूरॉन से निकलेगा एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, सेम हार्मोन है, यहां से निकलेगा एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, एक ही चीज है। ऑप्शन में ये हो तो ये करोगे, वो हो तो वो, दोनों होंगे दोनों लगाओगे। हो गया, सबको हो गया, बैठो अभी, ये जान दो। देखो आवाज ही नहीं आएगी तो क्वेश्चन क्या पूछोगे। सब कुछ रिसेप्टर पर, डोपामाइन इनिबिटरी है, पर ब्रेन में कुछ जगह ऐसी है जहां डोपामाइन एक्साइटेटरी का काम करता है, सब रिसेप्टर पर। हो गया, सबको हो गया, कहाँ है तेरा, है ना, कहाँ रख लिया, नहीं है, खत्म, अच्छा बैग में रख दी, मैं तो अभी खा के आया हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कर लेने दो इनको यार, इनको भी अपना काम कर लेने दो। हाँ बेटा, एंटागोनिस्टिक हैं बिल्कुल, मैं भी एक नोटेबल पॉइंट लिखा दूंगा उसको, ऊपर तो लिखा दिया था, यहां रह गया था। कोई भी हार्मोन जो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं वो एंटागोनिस्टिक है। कल तू याद दिला दू, सारे एंटागोनिस्टिक एक साथ लिखाऊंगा मैं, कल मैं कंपाइल कराऊंगा पूरे चैप्टर का अच्छे से। नहीं नहीं, मैं तो बेटा अभी तो पेट भरा है मेरा, मेरी तरफ से एक स्टूडेंट को दो ना, क्या बाद में खा लें, तुम कह रहे हो बाद में खा लूंगा मैं, अभी तुम्हें अभी खाना है, अच्छा थोड़ा खा सकते हैं भाई। हैप्पी टीचर्स डे अगेन, थैंक यू बेटा, ठीक है। तुम सबकी तरफ से, ठीक है, तुम सबकी तरफ से, ठीक है। अगेन थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस क्या हो गया, हो गया, चलो कर, जल्दी करो, जल्दी फटाफट, हो गया। अब बैठो, तुम लोग भी ले लो, जो रह गए उनको दे दो। अब बैठ जाओ आराम से, है ना, करें स्टार्ट अब साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट, चुपचाप से मन करे डिब्बा खोलो, खा लो, एकदम ठीक है। करें स्टार्ट, हाँ पूछ, खड़े होके पूछ। तुम सिर को दौड़ाओगे, सिर तुम्हें दौड़ाएगा भाई, जब हकीकत में सामना होगा ना, शायद मुंह से भी नहीं निकलेगा ये, ठीक है, बैठो नीचे। दोनों ही निकलते हैं एक साथ, अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करते हैं बस। यस, इसके रिसेप्टर्स कम हैं, इसके रिसेप्टर्स ज्यादा हैं, समझ रहे हो, अपने अपने रिसेप्टर पर बाइंड करके वो उस मैकेनिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एड्रिनल कॉर्टेक्स, हेडिंग डालो एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो एड्रेनलिन को मैं लिख देता हूं, बच्चा फिर परेशान होता है कभी कभी, इसको हम और क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एपी, इसको एक नाम से और बोल सकते हो आप, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर
एपीनेफ्रिन। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की, अब बेटा देखो, तुमने कहा, मैंने पूरा सपोर्ट किया, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब मैं कह रहा हूं एकदम साइलेंस, ठीक है, बस इसको जो आप टारगेट लिया वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो कॉर्टेक्स को हमने 3, देखो अंदर तो हो गया मेडुला, ये मान लो हमने पिंक कलर से दिखा दिया मेडुला, पिंक कलर बोल रहा हूं, येलो कलर से हमने क्या बना दिया मेडुला, ये मेडुला। तो मेडुला तो हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं मेडुला के बाहर बात करूं तो कॉर्टेक्स की कितनी लेयर मिलती है? 3, 1, 2, और 3। ठीक है, समझना मेरी बात, जो मिडिल वाली लेयर दिख रही है ना, जो मिडिल लेयर दिख रही है यहां से यहां तक, सबसे वाइडेस्ट लेयर यही है। क्लियर बिल्कुल? ये आउटर लेयर होगी और ये सबसे इनर लेयर होगी, और अंदर वाला क्या हो गया? मेड्यूला। एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, मेडुला तो हम समझ चुके हैं। अब कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं तो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? जोना। जोना बेटा, सीधे जोना, इधर आ जाओ, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, समझ रहे हो? अब कैसे भूलोगे ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस? ग्लोमेरुलस कहां होता है? ग्लोमेरुलस किडनी, किडनी, यानी ऐसा हार्मोन जो कहीं ना कहीं, ऐसा लेयर जो कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या हो गया? ग्लोमेरुलोसा। याद आया? तो सबसे आउटर लेयर क्या होगी? जोना। जोना मतलब लेयर, ग्लो मेर्यूलोसा, जोना ग्लोमेर्यूलोसा। फिर क्या होगा? जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। फिर क्या होगा? जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस। ये मिडिल लेयर है। और मिडिल लेयर की बात करते हैं, सबसे वाइडेस्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन है। यार तुम एकदम साइलेंट हो यार, मैं थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ओके। सबसे मिडिल लेयर पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? वाइडेस्ट लेयर कौन सी होती है? सबसे मिडिल लेयर, जोना फेसिकुलेटा। क्लियर है बिल्कुल? अब मैं अगर आपसे कहूं, ये 3 लेयर अपने अलग अलग हार्मोन निकालते हैं, इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं, मेन हार्मोन कौन सा है? इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन मेन हार्मोन कौन सा है? इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन मेन हार्मोन कौन सा है? ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? क्या तीनों को लेयर को क्या बोलेंगे हम? इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो अब मैं एक एक लेयर को लेके चलूंगा, एक एक लेयर को लेके चलूंगा कि किस लेयर से कौन सा ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है, उस ग्रुप ऑफ हार्मोन का मेन हार्मोन कौन सा है, उस मेन हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, और मेन हार्मोन का फंक्शन क्या है। 4 पॉइंट होंगे हर लेयर के, बस ट्रिक से। फिर से बोल रहा हूं, पहला पॉइंट मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई ग्रुप ऑफ हार्मोन कौन से हैं इस लेयर के, उस ग्रुप का मेन हार्मोन कौन सा है। समझ रहे हो? समझ में आ गया? 2 तीसरा ध्यान रखना है कि उस मेन हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है। चौथा ध्यान रखना है मेन हार्मोन का फंक्शन क्या है, इतना याद रहेगा।
बस ये चारों पॉइंट अप्लाई कर दो इनके ऊपर। तो सबसे पहली लेयर में लेके चल रहा हूं, नंबर 1 जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना मतलब लेयर, ग्लोमेरुलोसा इट इज अ आउटर लेयर। कौन सी लेयर होगी? आउटर लेयर। अगर मैं इस आउटर लेयर की बात करता हूं तो कैसे याद रखोगे? 4 बातें। पहला पॉइंट क्या है इसका भाई? ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है इसका भाई, ग्रुप ऑफ हार्मोन का मेन हार्मोन कौन सा है? मेन हार्मोन। तीसरा ध्यान रखना है आपको इसका पॉइंट, सीक्रेशन कौन कंट्रोल करता है? सीक्रेशन कंट्रोल बाय, सीक्रेशन कंट्रोल बाय। ये ट्रिक्स बस ध्यान रखनी है आपको। फिर अगला तुम्हें ध्यान रखना है यहां पर फंक्शन। फंक्शन, मेन हार्मोन का फंक्शन क्या है? बस ये 4 पॉइंट मैंने इसलिए बनाए तुम्हें याद रहे, बहुत तुरंत याद हो जाए चीजें तुम्हें, ठीक है? हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, कारण है। अच्छा, ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या बोल रहे हैं? मिनरलो, क्योंकि किडनी की बात चल रही है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल्स की बात चल रही है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। याद आएगा? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। अभी पढ़ा के चुका हूं मैं किडनी में, एल्डो। और याद हो मैंने किडनी बताया था, एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन कंट्रोल कौन करता है? रास, रैनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, मेन हार्मोन याद रखने, सारे हार्मोन नहीं याद रखने, ठीक है? वो एमबीए से पढ़ोगे सारे। अब मैं आपसे कहूं कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, करता क्या है एल्डोस्टेरोन? बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं। ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT। आई CD में इसके रिसेप्टर नहीं होते, ADS के रिसेप्टर होते हैं। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कहां से? फ्रॉम DCT, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब। पर साथ में एक काम और कर रहा है, ये दो चीजों के एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है या बाहर निकालने को बढ़ा रहा है, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? साथ में किसके से रोक रहा है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, दो चीजों को बाहर निकालना है, किसको? PO4 एंड पोटेशियम आयन। इनको बाहर का रास्ता दिखा रहा है कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम एब्जॉर्ब हो। याद रख पाओगे? यानी एक तरीके से आयोनिक ग्रेडियंट को, सॉरी आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। नहीं आया? एक तरीके से ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहा है, एक तरीके से मतलब बीपी को मेंटेन कर रहा है। वही ऑस्मोलरिटी मतलब बीपी को तो मेंटेन कर रहा है। आप समझो, एक तरीके से ब्लड आयोनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, हाँ या ना? तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसके फंक्शन के अंदर, मेंटेन वाटर आयोनिक बैलेंस, मतलब ऑस्मोलरिटी, मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड, अब बताओ कुछ रट्टा मारने की जरूरत है क्या? सिंपल भाई, ये और ये मेंटेन है मतलब वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन है, मतलब ऑस्मोलरिटी मेंटेन है, मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन है। खत्म। इस ट्रिक से आप करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। साथ में केक लेके आए हो क्या? है क्या चीज है? पेस्ट्री, एगलेसी है सब।
तुम्हारे कहने पे खा रहा हूं। बोलो। बोलिए। अगेन थैंक यू। ठीक है, ये अच्छा है। तुम लिखते भी रहो, मैं खाता रहूंगा, तुम लिखते रहो। हो गया ना? अब आगे भाई, एक लेयर कंप्लीट हो गई हमारी, याद भी हो गई होगी। अब मैं अगली लेयर की बात करता हूं। अभी फोटो खींच लेंगे इनकी सबकी, है ना? अरे सारे अच्छे हैं यार, सेकंड नंबर क्यों? अच्छा हाँ। सुधांशु सर। सुपर। सुधांशु सर की क्लास हो गई? अभी नहीं हुई ना? सुधांशु सर आ जाए तो इनको यहाँ खड़े करके, ठीक है, दो चार फोटो भी खींचना उनकी, यहाँ ऐसे यहाँ खड़े करना, और ये आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इधर भी देखते हैं अभी। अगला एक एक लिख दूं मैं फिर, अरे नंबर 2, बीएन सर की क्लास हो गई, फोटो तो खींचे थे। अरे ये चीज तो तुम कोई हटा देगा ना, अभी आएंगे ना तो उनको भी यहाँ खड़ा करना है, यहाँ पर या यहाँ पर। तो मैं ग्रुप में आऊंगा, अकेले नहीं, मैं ग्रुप में आऊंगा, ठीक है, सबके साथ, अकेले नहीं, ग्रुप में। मैं तुम लोगों के संग फोटो खिंचाऊंगा, उसके संग नहीं, ठीक है भाई, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, ठीक है, समझ रहे हो? ये सब तुम्हारे ही ब्रेन की उपज है, और मेरे पास तुम्हारा ब्रेन ही है, तो मैं इस उपज का क्या करूंगा? समझ रहे हो? मेरे लिए तुम सब कुछ हो भाई, ठीक है। चलो अगला बात करेंगे। अच्छा, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हो गया ना। अब सेकंड लेयर, जोना फेसिकुलेटा। बस लास्ट 3 लेयर है, बस ज्यादा है नहीं इसमें। जोना फेसिकुलेटा। मिडिल लेयर। अच्छा, सेम 4 पॉइंट यहां ज्यादा रखने हैं। मेन हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन, मेन हार्मोन, कंट्रोल बाय फंक्शन। सीक्रेशन, कंट्रोल बाय, और फाइनली फंक्शन। लिख रहे हो ना? चलो, नहीं कोई नहीं, कोई तू मत लिख, कोई देखिए, पर एनसीईआरटी देखते रहा कर बस। हाँ, खोलने से नहीं है। कोई दूसरा वाला बच्चा हो गया ना, वो किताब खोल के दिन बर्बाद कर दिया उसने, ठीक है, देखनी भी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होगा, जरा बता फटाफट। अच्छा, जरा बताओ। ग्रुप ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उधर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स थे, तो क्या होंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कहीं ना कहीं ग्लूकोज से संबंधित है। मेन हार्मोन क्या होगा इसका? कॉर्टिसोल। ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। मेन हार्मोन क्या होगा?
कॉर्टिसोल, या ऐसे भी कह सकते हो हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन। ये बार पूछा गया था, तब से लिखना स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन। हाँ, ये लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। समझाता हूं क्यों बोलते हैं, समझाता हूं। सीक्रेशन कौन कंट्रोल करेगा, अभी करा के चुका हूं मैं, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। फंक्शन क्या है, अब देखो, हमने क्या बोला उसको, लाइफ सेविंग हार्मोन। यानी जब भी कोई आपके सामने इमरजेंसी आती है तो आपकी लाइफ को बचाने का काम कौन करेगा, कॉर्टिसोल। जब भी आप स्ट्रेस में आते हो कौन बचाएगा आपको, कॉर्टिसोल। भाई स्ट्रेस का मतलब है आपकी बॉडी के सामने अनफेवरेबल कंडीशंस आना, वही स्ट्रेस है, ठीक है, आप समझ रहे हो। आपकी बॉडी ऐसा फील कर रही है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, ये स्ट्रेस है, समझ रहे हो। आपकी बॉडी का सारा सिस्टम स्लो होता जा रहा है, हार्ट बीट, समझ रहे हो, ब्रीदिंग रेट, समझ, आप टूट चुके हो, उस समय कौन काम करेगा, कॉर्टिसोल। इसलिए उस इमरजेंसी के अंदर आपको बचाने का काम करता है कॉर्टिसोल। तभी तो जब बॉडी की ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना चालू कर देता है, उसको लगता है बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन में, इसको ग्लूकोज की जरूरत है, समझ रहे हो, समझ में नहीं समझे, तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करता है। इमरजेंसी है, ग्लूकोज तो बढ़ा दिया, पर ऑक्सीजन भी पहुंचानी है, क्योंकि बीपी लो होता जा रहा है उस इंसान का डिप्रेशन की वजह से, किसी वजह से, तो आरबीसी नंबर बढ़ाना पड़ेगा, एरेथ्रोपोइसिस को करेगा ये, समझना है मेरी बात, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। और पर एक एक मतलब ड्रॉबैक होता है, नो डाउट एंटी स्ट्रेस का काम करेगा, पर एक ड्रॉबैक होता है इसका, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही वैसे आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जाएगा। तभी कहते हैं जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कोरोना के टाइम पर इस बार लोग बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे लोग, बहुत लोगों की डेथ हुई, ठीक है, और अदर कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा हुई जहां वर्कलोड स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके, समझ रहे हो, उनके उनको कोई भी इंफेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को घटा देता है, तो कॉर्टिसोल कहीं ना कहीं मतलब आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, समझो एक तरीके से। तभी तो कॉर्टिसोल का यूज बहुत सारी ऐसी जगह किया जाता है जहां इम्यूनिटी डाउन करनी हो, जैसे किसी को ऑटोइम्यून डिसीज हो गई। ऑटोइम्यून डिसीज का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एग्रेसिव हो गया, कॉर्टिसोल देने चालू कर देंगे, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी आपकी, समझना मेरी बात। किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी है, अनकंट्रोल एलर्जी का मतलब है हाइपर एग्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, शांत करने के लिए कॉर्टिसोल देने चालू कर देंगे। किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया मानो, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट तुम कर रहे हो तो पहले इम्यून सिस्टम डाउन करना पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने पड़ेंगे। समझ, तो कौन सा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दोगे यहाँ पर, कॉर्टिसोल, समझ रहे, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा दोगे आप तो नो डाउट आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा और आसानी से बॉडी उस बाहर के ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है, इट इज अ डेंजरस कंडीशन, समझ रहे हो। इन्फ्लामेशन बहुत डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। और अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो तुरंत कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी दिखाता है, समझे नहीं समझे। तो आज की डेट में लोग इसको एज अ मेडिसिन यूज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों के ट्रीटमेंट में, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव का भी काम करता है ये, तुम समझे या नहीं समझे। तो यानी ये इंक्रीज करेगा एराथ्रोपोइसिस, इंक्रीज एराथ्रोपोइसिस, समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसके अलावा ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय breakdown of fat, protein and carbohydrate। इसके अलावा act as anti stress hormone। और ऐसे भी तरीके काम करेगा, act as immuno सप्रेसर। इसीलिए इसको आप यूज कर सकते हो, यूज्ड इन
कहां कहां यूज करोगे? ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी, इन्फ्लामेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मैं यहां लिख दूं, चलेगा क्या? इन्फ्लामेशन के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एटसेट्रा। इन सब जगह आप यूज कर रहे हो आज की डेट में इसको। ठीक है, ऑटोइम्यूनिटी के केस में यूज कर रहे हो, एलर्जी केस में यूज कर रहे हो, इन्फ्लामेशन केस में यूज कर रहे हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के यूज कर रहे हो। तो किसकी प्रॉपर्टी है? इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनिटी को डाउन कर देना, सप्रेसर, समझते हो ना? इम्यूनोसप्रेसर है, एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसर, इम्यूनिटी को डाउन करने वाला। ये सेकंड स्लाइड हो गई। अब मैं थर्ड स्लाइड पर एंटर कर रहा हूं। क्या करेगी बेटा तू, समझ डरा देती है मुझे। अगर मैं ऐसे लिखूं, यूज्ड इन इन्फ्लामेशन मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी, यूज्ड इन एलर्जी मतलब एंटी एलर्जिक। नहीं आया क्या? एक ही तो बात है। अगर मैं यूज्ड नहीं लिखता, प्रॉपर्टी लिख दे तो एंटी इन्फ्लामेटरी लिखता। यूज्ड इन लिख रहा हूं तो डिसीज का नाम लिखूंगा मैं। नहीं आई? पक्का आ गई ना? खा लूं? हम्म, बाकी दोनों सर लोग को बुला के लाते हैं, बीटी सर तो प्रेजेंट नहीं है, उनसे बात हुआ था बात बोला आएंगे नहीं आएंगे? ना केक काटने के लिए, तो बीटी सर नहीं आएंगे, बोले कि मेरा क्लास में नहीं है, तो दोनों सर लोग को बुला के लाते हैं। अभी 10 मिनट बाद। हाँ तो आप पढ़ाइए, सर लोग बुला के लाते हैं। चलो ठीक है। बहुत दिनों बाद समोसा खा रहा हूं, तुम प्यार से खिला रहे हो इसलिए। क्या बीटी सर? बीटी सर कहते हैं हो गया, एक लेयर और बची है, एक लाइन पूरी करा दूं, एक लेयर और बची है। आगे बढ़ जाएं। अब आ जाओ थर्ड लेयर। कौन सी होगी? जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। इट इज द इनर लेयर। अरे यार, तुम बस गड़बड़ कर रहे हो। कितने टाइप के सेक्स कॉर्टिकॉइड हो सकते हैं? 2 प्रकार के। मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी, दोनों ही निकलते हैं। जैसे जैसे अगर मैं फीमेल की बात करता हूं, इन फीमेल, नहीं ये तो दोनों में ही निकलेंगे।
एस्ट्राडायोल। मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन? DHEA। क्या करता है ये? तीन एनसीईआरटी ने फंक्शन दे रखे हैं। लिखो फटाफट, तेजी से, तेजी से लिखो, तेजी से, बहुत तेजी से समझाता हूं मैं। क्या? यहीं रहूंगा। अब आओ। अगर जोना रेटिकुलरिस की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब दो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, दोनों मेल में भी होते हैं, दोनों फीमेल में भी होते हैं। समझना मेरी बात, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं यहां पर फीमेल सेक्स हार्मोन, नॉर्मल केस में तो मैंने क्या पढ़ाया था? एस्ट्रोजन। उसी का एक फॉर्म होता है, समझ रहे? एस्ट्राडायोल। क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्राडायोल। क्लियर है बिल्कुल? ये किडनी से निकल रहा है। ऐसे ही मेल सेक्स हार्मोन को हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। भाई हमने अभी पढ़ाया था टेस्टोस्टेरोन। समझ रहे? ऐसा ही एक एंड्रोजन आपका यहां से भी निकल रहा है, किडनी से, किडनी की एड्रिनल ग्लैंड से। DHEA जो मैं अक्सर बोलता हूं, मार्केट में यही सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मिल रहा है, इंजेक्शन की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, जो डब्बे आ रहे हैं जो आज लोग खाते हैं वो पाउडर मिला मिला करके, ठीक है, उनकी फॉर्म में। बार भी आ रही हैं आजकल, वो चॉकलेट बार होती है ना, एक तो नॉर्मल प्रोटीन बार होती है, एक अलग से और आ रही हैं जो मॉडिफाइड करके देते हैं, जो खाते वही लोग खाते हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब जो करते हैं ना वेट लिफ्ट, वो मॉडलिंग करते हैं टाइप, जो वो क्या होते हैं वो, अरे वो जो कंपटीशन फाइट करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के, हाँ वो लोग लेते हैं, ठीक है? समझना मेरी बात। DHEA, समझ रहे हो? डाईहाइड्रो एपीएंडोस्ट्रॉन। समझ गए ना मेरी बात? डाईहाइड्रो एपीएंडोस्ट्रॉन, समझ रहे हो? ये नॉर्मल केस में कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? मेल हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल, दोनों के केस के अंदर ये फेशियल हेयर, ये बॉडी हेयर, ये प्यूबिक हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब मैं बात करूंगा डिसऑर्डर ना, डिसऑर्डर रह गया अभी, पैनक्रियास कल करा दूंगा, डिसऑर्डर कराऊंगा। अब देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब तुम देख लो, एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, एक नंबर पर आज की डेट में 50,000 बच्चे ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। 4 नंबर सोचो तुम कहां पहुंच जाओगे, ये तुमने समय गवा दिया तो। अब देख लो, डिसीजन तुम्हारे हाथों में है। बस दो डिसऑर्डर हैं, दो डिसऑर्डर हैं, एक हाइपोसिक्रेशन और एक हाइपर सिक्रेशन। एनसीईआरटी में हाइपो दे रखा है, एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, NCERT एक दे रखा है हाइपोसिक्रेशन वाला। कौन सी डिसीज दे रखी है?
एडिसन्स डिसीज। क्या है ये एडिसन्स? हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ, किसका हाइपोसिक्रेशन? हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। ये एनसीईआरटी में एक ही है, पर एडिशनल दो लिखा देता हूं हमेशा मैं, दो। एक तो होती है कुशिंग सिंड्रोम, एक होती है कून्स। कून्स स्पेलिंग देख लेना, यही है, क्या है, कून्स ही होगी। हाँ बस हो गया, हो गया, हो गया, बस। देखो कुशिंग, कुशिंग और कून्स, कून्स मून शेप हो जाता है, ठीक है। ये हाइपर सीक्रेशन किसकी वजह से होगा? इंक्रीज ग्लूको ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, इंक्रीज मिनरेलो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। अगर मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाते हैं तो कून्स डिसीज हो जाती है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाते हैं तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। आई, कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे। यहां बता, पहले एक्स्ट्रा बात बाहर करेंगे। रिपीट, एक बार, एक बार सुनो, एक बार सुनो, एक बार रिपीट करवा रहा है वो, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन हो, स्पेशली एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, आधा पार्ट कट गया, अब बताओ क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन होगा। किसका भाई? कौन सी डिसीज ऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी? एडिशन डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है। मिनरल और ग्लूको, हमेशा जब भी असर पड़ेगा मिनरल और ग्लूको पे पड़ेगा। इनका अगर लेवल कम हो जाएगा तो एडिशन डिसीज हो जाएगी, और मिनरल कम होगा तो बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, ग्लूको कम होगा तो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिशन डिसीज हो जाएगी। इतना याद रखो। अगर मैं कुशिंग सिंड्रोम की बात करता हूं तो कुशिंग सिंड्रोम में ध्यान रखना है आपको, कौन कम होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सॉरी बढ़ेगा। और कून डिसीज के अंदर कौन बढ़ेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर सोडियम आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पूरा चेहरा मून शेप गोल गोल हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पर ये एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनल है। ये एनसीईआरटी में है, और इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है मैंने, एनसीईआरटी ने इसको पीछे रखा था, सबसे पीछे, एनसीईआरटी के पीछे उठा के मेन थ्योरी में ऐड किया है इन्होंने अभी, तो इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। आई या नहीं आई? अब आपका जरा सा ग्लैंड बचा हुआ है, पेनक्रियास, जो मैं कल करा दूंगा, ठीक है, और गोनैड्स, दो ग्लैंड बच गए, और एक मैकेनिज्म जो मैं कल करा दूंगा। जोर से बोल। एक्सियल, ये बॉडी एयर के अंदर आ गए क्या? कून्स, कून, COONS, कून। कुशिंग में ये बढ़ रहा है ना। अब इसके बढ़ने से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने से जो भी चेंज होंगे बॉडी में वो होंगे, उस पर नहीं जाना। मैं रुका हूं अभी, ठीक है, बच्चे केक लेकर के आ रहे हैं। यहां आ रहे हो? यहां नहीं आ रहे हो? अच्छा रुको 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 रुको। सब तैयार है सब? तो आ रहा हूँ, तो चलो आ रहा हूँ।
अभी मैं सारे टीचर्स को लेकर के आ रहा हूं। तब तक तुम डब्बा खाली करो। 5 मिनट में आ रहा हूं, डब्बा खाली कर लो, ठीक है? क्या हो गया? तुम आपस में तो भूल रहे हो यार। रुको रुको, ऊपर कौन है इस समय? ऊपर कौन है? बेस्ट टू बेस्ट कौन से? बीएन राय ना कौन है? आ गए हैं? सब कुछ रेडी आपके लिए, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, ऊपर हैं? पक्का है? एक मिनट, मैं देख लूं कहाँ है। हाँ। कहाँ पर है? एक मिनट रुको, पहले बच्चों को इधर चलना है ऊपर चलना है? चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है।